हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, मानवीय क्रियाओं के बारे में समझेंगे, फिर इनके लेखांकन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, और उसके बाद दोनों खातों जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में बनाए थे उनका तुलना करेंगे, और उसके बाद सभी खातों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये सब आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में सबसे पहले हम समझते हैं कि अलाभकारी संस्थाएं क्या होता है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। अलाभकारी संस्थाएं यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य या जिनकी स्थापना का जो उद्देश्य होता है वो समाज की सेवा करना होता है। यानी कि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस में या फिर कोई भी जो बिजनेस होता है उसका एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। किसी भी बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अगर उस बिजनेस में लाभ की भावना नहीं है, लाभ नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना भी कहें तो वो मतलब बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस का एक तत्व तो होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है, एलिमेंट होता है, उसकी एक विशेषता होती है, तो उसमें लाभ तो होना ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो लाभ नहीं कमाती हैं, वो जानबूझकर लाभ नहीं कमाती हैं बल्कि समाज की सेवा करती हैं, ऐसी संस्थाओं को हम अलाभकारी संस्थाएं या हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्लियर हुआ। शॉर्ट में मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, यानी कि समाज की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ना कि लाभ कमाना, जिनका उद्देश्य जो है समाज की सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ आप मुझे बताइए, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। मनुष्य द्वारा संपादित कोई भी क्रिया मानवीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, मानवीय क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक क्रिया, दूसरा अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है? आर्थिक क्रिया यानी ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है या धन कमाना होता है, जिनका उद्देश्य जो है धन कमाना होता है, और जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है वो अनार्थिक क्रिया कहलाती है। इसमें जो है सेवा किया जाता है और इसमें धन कमाया जाता है। ठीक है, इसमें सेवा की भावना होती है और इसमें धन नहीं कमाया जाता है, यानी इनका उद्देश्य केवल उद्देश्य से मतलब है। ठीक है, कि मानवीय क्रियाएं क्या है? मानवीय क्रियाएं मनुष्य द्वारा संपादित कोई भी क्रियाएं, समस्त क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। और अगर दो प्रकार की होती हैं, एक तो आर्थिक क्रिया हो गई और दूसरा हो गई अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, और अनार्थिक क्रिया जिनका उद्देश्य जो है धन कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा करना होता है। क्लियर है इतना? तो मानवीय क्रिया क्लियर हो गया, दो प्रकार की होती हैं और इनके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में। ये सब आप 11 में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक दोबारा बता रहा हूँ। अभी मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझाने वाला हूँ, उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। अभी अलाभकारी संस्थाओं में लेखांकन के बारे में समझते हैं। अलाभकारी संस्थाओं में लेखांकन किया जाता है। क्यों लेखांकन किया जाता है अभी इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। पहले समझते हैं कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। नंबर एक है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इंग्लिश में कहा जाता है। अभी इसके बारे में डिटेल में नीचे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों देख लेते हैं। फिर दूसरा है आय व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नंबर 3 है आर्थिक चिट्ठा, यानी कि बैलेंस शीट, जो कि नॉर्मल हम जानते हैं। ये दो नाम जो हमारे लिए नए थे। कौन कौन से नाम हमारे लिए नए थे? ये प्राप्ति और भुगतान खाता का और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आय व्यय खाता का, ये दो नाम हमारे लिए नए थे खाते में। और आर्थिक चिट्ठा तो हम जो है पिछले साल 11 में भी बनाए थे। अब ये अगला है हमारा, मैंने यहाँ पर दो भागों में बांट दिया है। एक तो हो गया हमारा एनपीओ और एक हो गया पीओ। एनपीओ का मतलब मैं कह दिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इनका मैंने कर दिया जो कि बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। क्योंकि दो प्रकार मैंने बताई, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। ठीक है, ये है अनार्थिक क्रिया वाला भाग है, और ये वाला अनार्थिक क्रिया हो गया और ये वाला आर्थिक क्रिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर यह धन कमाने का उद्देश्य होता है इनका, ये इनका धन कमाने का उद्देश्य ना होकर के बल्कि समाज की सेवा करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो सेम टू सेम होता है कैश बुक के। किसके कैश बुक के? जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके कैश बुक के समान होता है, सेम होता है। ठीक है, अच्छा, कैश बुक का क्या नियम होता है? कैश बुक बनाने का क्या नियम होता है? कैश बुक कौन सा किस प्रकार का खाता होता है? तो कैश बुक जो है एक वास्तविक खाता होता है, यानी रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का क्या नियम होता है? जर्नल एंट्री का कर सकते हैं, या कैश बुक बनाने का क्या नियम होता है?
कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो भी कुछ व्यवसाय में आए, ये मान लेते हैं हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय में जो कुछ भी आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, जो कुछ भी व्यवसाय से बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये तो होता है नियम कि जो कुछ भी व्यवसाय में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो कुछ व्यवसाय से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट जब कैशबुक के सेम कैशबुक की तरह ही है, तो जो कुछ भी ये हमारा बिजनेस हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अंदर जो भी कुछ आएगा उसे डेबिट करेंगे और इधर से को जो भी कुछ जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। इनकी विशेषताओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तब हमें अच्छे से क्लियर होगा। नंबर 2 पर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या नियम होता है? ये जो है ये सेम होता है किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। किसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के? जो कि हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं, पिछली बार हमने देखा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये एक अवास्तविक खाता है, यानी कि ऐसे खाते जिनका वास्तविक होता नहीं है, वास्तव में होता नहीं है जब तक इनमें कैश ना आ जाए, यानी इनका अस्तित्व तो कैश के बदौलत होता है। तो इनका क्या नियम था कि जो भी एक्सपेंसेस होता था, जो भी एक्सपेंसेस होता है इस संस्था में, जो भी एक्सपेंसेस होता था उसे हम डेबिट करते थे और जो भी इनकम होता था उसे हम क्रेडिट करते थे। ये जो नियम था हमारा, इसमें हमारा ये नियम था। तो सेम जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के है, तो हमारा इसमें भी वही नियम हो जाएगा ना कि सभी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और सभी इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो सभी जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे और सभी जो इनकम होगा उनको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब बैलेंस शीट का नियम तो वही होता है ना। बैलेंस शीट का मतलब हो गया आर्थिक चिट्ठा, यानी कि इसमें दो साइड होता है, एक होता है एसेट साइड और दूसरा होता है कैपिटल और लायबिलिटीज साइड। ठीक है, सभी एसेट्स को एसेट साइड में रखेंगे और सभी एसेट्स होंगे उसको एसेट साइड में रखेंगे और जो सभी लायबिलिटीज़ होंगी उसको लायबिलिटी साइड में रखेंगे। कहाँ पर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, उनको दोनों साइड में रखेंगे, दो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब ये इनका बनाने का उद्देश्य क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ आपको कि इनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है। इनको बनाने का उद्देश्य, ये जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने यहाँ पर एरो लगाया ना, इसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी ये सब खाते बनाए जा रहे हैं, इनको बनाने का क्या उद्देश्य है। तो अभी उद्देश्य यहाँ समझते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर ये जो एनपीओ है हमारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना। ठीक है, सेवा अगर करना है तो क्या करना होगा? धन चाहिए ना, हमें धन चाहिए। धन होगा तो हम उसको खर्चा करेंगे। खर्च करेंगे कहाँ पर? सेवा करने के लिए खर्च करेंगे। तो सेवा कैसे होगा? कुल मिला के धन होगा। धन होगा तो उसको खर्चा करेंगे और तब से होगा। धन कहाँ से आएगा? धन जब हमारी इनकम होगी तब आएगा। कहाँ से आएगा? इनकम से। और इनकम होगा तो धन होगा, धन होगा तो उसको हम खर्च करेंगे और खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सेवा हो जाएगा। यानी एनपीओ का यही तो उद्देश्य होता है कि सेवा करना है। कैसे करना है? धन के। अब उसको हम किस तरह से खर्च करते हैं? धन को हम स्कूल बना रहे हैं, इस धन को कैसे कैसे खर्च किया जा सकता है? यहाँ पर हम स्कूल बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्लब भी आते हैं, एनजीओ होता है। ऐसे ऐसे कई सारे जो है इंस्टीट्यूट खोल करके जो है सेवा किया जा सकता है, यानी कि सोशल वर्क किया जा सकता है। ठीक है, सोशल वर्किंग का काम कैसे होगा? खर्चे से धन होगा उससे खर्चा करेंगे। धन कहाँ से आएगा? इनकम से होगा। अब दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, खर्चा और इनकम। अब हम इन खर्चों को अब कितना हम खर्चा कर सकते हैं? हम खर्चा कितना कर सकते हैं? खर्चा हम कितना कर सकते हैं?
उतने के बराबर ही तो कर सकते हैं जितना हमारा इनकम होगा। एक्सपेंस हम कितना कर सकते हैं जितना हमारा इनकम होगा। अब हम इस इनकम और एक्सपेंस को यानी एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए यानी कि संतुलित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए जो है हम इन सभी खातों को बनाते हैं। ठीक है, इन सभी ऊपर के जो भी खाते हैं हमारे, इन सभी को बनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी तो हमें पता चल गया ना कि इसको बनाने का क्या उद्देश्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे आय व्यय खाता प्राप्ति और भुगतान खाते की विशेषताओं को जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एरो लगा के कर दिया, पूरा लिखने नहीं गया मैं। आय और व्यय खाते की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये वास्तविक खाता होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आय व्यय खाता है हमारा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है, ये सेम टू सेम होता है कैश बुक के, और कैश बुक भी हमारा रियल अकाउंट ही होता है ना। और जब ये रियल अकाउंट है तो ये भी हो जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट है, सबसे पहली विशेषता इसकी ये हो गई। उसके बाद क्या विशेषता है दूसरी, रोकड़ पुस्तक का सारांश। क्योंकि दोस्तों ये कैश बुक की तरह है, कैश बुक नहीं है, कैश बुक की तरह है, रोकड़ पुस्तक का सारांश है। ठीक है, सारांश का मतलब क्या हो गया, समरी, कि यहाँ पर कई सारे ये, क्योंकि ये साल के अंत में बनाया जाता है, तो मतलब कि ये जो है ऊपर से नीचे तक जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी कैश बुक बने हैं उनसे सभी मदों को निकाल करके एक स्थान पे बनाना। जैसे ट्रायल बैलेंस करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में क्या होता था, ट्रायल बैलेंस होता था वो जो है लेजर अकाउंट से जो है सभी खातों का शेष लेकर आता था और लिख करके उनको एक जगह पर लिख जाता था। वो लेजर अकाउंट से अगर हम बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको जो है यहाँ पर लिख देता था, ऐसे ऐसे ट्रायल बैलेंस बन जाता था। ये मैंने छोटा सा बना दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस इस तरह से बन जाता था। उसी तरह से यहाँ पर कैश बुक भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी ऐसे यहाँ पर बनता है। दूसरी नंबर विशेषता क्या है, दूसरा नंबर है लेखा जो होता है ये रोकड़ आधार पर। देखिए अकाउंटिंग में दो आधार पर लेखा किया जा सकता है, दो आधार पर लेखा किया जाता है। एक तो हमारा हो गया रोकड़ आधार, ठीक है, एक तो हमारा रोकड़ आधार हो गया, दूसरा हो गया उपार्जन आधार। ठीक है, एक तो हो गया रोकड़ आधार, दूसरा हो गया उपार्जन आधार। रोकड़ आधार मतलब जितना हमें कैश मिल रहा है, कितना कैश जा रहा है, टोटल उतना ही लिखना है और कुछ नहीं। मतलब कि ये नहीं देखना है कितना हमें कमाया क्या। अगर हमें 1,000 रुपये मिलना है, 800 रुपये मिला है तो उतना ही लिखेंगे हम। और उपार्जन आधार में क्या होता है, हमें 1,000 मिल रहा है तो हम 1,000 लिखेंगे, चाहे हमें 500 ही मिला हो, चाहे 800 ही मिला हो, चाहे 1200 ही मिल गया उसके बदले हम 1,000 ही लिखेंगे। बचा हुआ है अगर 200 रुपये बचा है तो उसको आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे, और अगर 200 रुपये 300 रुपये जो भी एक्स्ट्रा मिल गया उसको हम एडवांस दिखाएंगे अगले वर्ष के लिए। अब दूसरा है आरंभिक शेष। आरंभ जो इसका होता है ये आरंभिक शेष से होता है, इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है, और अंत जो होता है अंतिम शेष से होता है। इसको हम जो है समझेंगे जब सवाल लगाएंगे। ठीक है, अंतिम शेष से। नंबर 6 है आयगत एवं पूंजीगत दोनों प्रकृति का लेखा। यानी कि ऐसे संस्थाओं में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहता है उसमें आयगत प्रकृति और पूंजीगत प्रकृति दोनों का लेखा होता है। अब आयगत प्रकृति और पूंजीगत प्रकृति के बारे में आप सभी जानते होंगे, उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये जो है क्लास 12th में 11th में आपको पढ़ाया गया रहा होगा। अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आय व्यय खाते की विशेषता भी मैंने यहाँ पर लिखी है। आय व्यय खाते की क्या विशेषताएं हैं, आय व्यय खाते की विशेषताएं यहाँ पर ये है, पहली नंबर विशेषता यह है कि ये नाम मात्र खाता है। नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट मतलब जिसका अस्तित्व कैश से होता है, यानी कि अस्तित्व इसका नहीं होता है, अवास्तविक खाता होता है, वास्तव में होता नहीं है ऐसा खाता। जैसे हो गया सैलरी। सैलरी क्या है, सैलरी मतलब कैश, तो कैश तो वास्तविक खाता, कैश हो गया अलग हो गया। सैलरी का मतलब ये केवल इसका अस्तित्व है कैश से, कैश नहीं होगा तो सैलरी का मतलब कुछ है नहीं, ना उसको छू सकते हैं ना देख सकते हैं, तो इसलिए वो अवास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। और ये जो आय व्यय खाता होता है ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है जर्नल एंट्री करने का, वो भी देख लेते हैं। आय व्यय का इसका जो है डेबिट करते हैं किसको, सभी खर्चे को, और क्रेडिट करते हैं
सभी इनकम को प्रॉफिट भी कह सकते हैं और इसमें हम लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको एक्सपेंस कहते हैं और यहाँ आय या प्राप्ति या गेन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम होता है इसका। दूसरा है उपार्जन आधार पर लेखा। अभी मैंने आपको रोकड़ आधार उपार्जन आधार बताया, तो ये उपार्जन आधार पर इसका लेखा क्या होता है। नंबर 3 है केवल आयगत प्रकृति का लेखा। उसमें हम आयगत और पूंजीगत दोनों का लेखा करते हैं। आयगत पूंजीगत जानते होंगे, ऐसी खर्चे या ऐसे खर्चे जो कि पूंजी को खरीदने में किए जाते हैं, पूंजीगत खर्चे कहलाते हैं। और ऐसे खर्चे जो कि सामान्य रूप से व्यवसाय को चलाने के लिए किए जाते हैं, आयगत खर्चे कहलाते हैं। तो इसमें केवल आयगत प्रकृति का लेखा किया जाता है और उसमें दोनों का किया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कौन सा क्या है, इसमें केवल आयगत प्रकृति, जो भी संपत्तियां होंगी या जो भी दायित्व होगा, यानी पूंजीगत खर्चे या पूंजीगत लाभ हो गया या पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, उनको हम इसमें नहीं लिखेंगे, उसको केवल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। यानी कि जो भी संपत्तियां होंगी, जो भी दायित्व होगा, इस अकाउंट में नहीं आएगा, आय व्यय खाते में नहीं आएगा। नंबर 4 है चालू वर्ष से संबंधित मदों का लेखा। चालू वर्ष से संबंधित लेखों का मदों का लेखा मतलब हो गया जो भी चालू वर्ष यानी करंट अकाउंट से संबंधित है उसी को लिखो। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पिछले वर्ष का कुछ बकाया रहता था, मिल जाता था पैसा, उसको हम घटा देते थे और आगे अगले वर्ष के लिए कुछ मिल गया हो तो उसको भी हम घटा देते थे और उसको अगले वर्ष जोड़ते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है, जो भी करंट ईयर से संबंधित होगा उसी को लिखेंगे। अगर करंट ईयर में कुछ पैसा बाकी रह गया तो उसको आउटस्टैंडिंग करके ऐड कर देंगे हम कि हमें इस वर्ष में इतना मिलेगा। इसको ये नहीं है कि जब मिलेगा तब लिखेंगे, बल्कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा कि जब मिलेगा तभी लिखेंगे उसमें। ठीक, इसलिए ऐसी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ जो है नुकसान भी होते हैं। बुक में आप पढ़िएगा, ये सब बुक में मिलेगा। नंबर 5 है आर्थिक चिट्ठा बनाने में सहायक। इसको बनाएंगे तो हमें आर्थिक चिट्ठा बनाने में सहायक मिलेगा। कैसे? नंबर 6वां है, अभी बताता हूँ कैसे। आर्थिक चिट्ठा है आधिक्य एवं कमी को दर्शाता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें हमें जो है प्रॉफिट निकलता था या तो लॉस होता था। इसी तरह से इसमें आधिक्य यानी कि सरप्लस या डेफिशिएंसी कमी यानी डेफिशिएंसी निकलता है। अगर सरप्लस निकलेगा यानी कि आधिक्य निकलेगा तो उसको हम आर्थिक चिट्ठे में कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। अगर कमी रहेगा तो आर्थिक चिट्ठे के कैपिटल फंड में हम लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम। इसकी विशेषताएं हो गई। बैलेंस शीट की विशेषताएं आपने पिछले साल पढ़ी रखी हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ पूरा। थोड़ा सा और मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मुझे बताना था लेकिन मैंने उस विशेषता को बताने के बाद अब बताना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनपीओ का उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। सेवा करना है तो हमें धन चाहिए। धन कहाँ से आएगा? जब इनकम होगा तब आएगा, यानी कि आय। और धन रहेगा तब हम खर्चा करेंगे यानी एक्सपेंस करेंगे और तब उससे हम सेवा कर सकेंगे। ठीक है, और इन खर्चे को और इनकम को बैलेंस करने के लिए, इनका लेखा जोखा करने के लिए, हिसाब रखने के लिए जो है हमें इनको बनाने का उद्देश्य रहता है, इनको बनाने का उद्देश्य होता है। ठीक है, ठीक है, कि खाते बनाए जाते हैं इनके उद्देश्य से। अच्छा, अब ये जो इनकम हो गया, क्योंकि ये जो है प्रॉफिट क्या है, ये लाभ नहीं कमाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लाभ नहीं कमाते हैं। तो जब ये लाभ नहीं कमाते हैं तो इनके पास इनकम कहाँ से होती है? जब ये लाभ नहीं कमाते हैं तो इनकम होती कहाँ से है इनकी? तो इनके इनकम का जो है कुछ मुख्य स्रोत होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, तो मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ और अगले वीडियो में, क्योंकि हेडिंग एंडिंग थोड़ा बता देता हूँ आपको, और इन सभी के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। नंबर फर्स्ट जो है इनके आय का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है वही देखते हैं। आय का के मुख्य स्रोत। ठीक है, नंबर फर्स्ट है चंदा, उसको इंग्लिश में हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। नंबर 2 है डोनेशन यानी कि दान। नंबर तीन हो गया है वसीयत यानी कि लेगेसी। नंबर 4
आजीवन सदस्यता या मेंबरशिप फीस, तो इसको भी हम समझेंगे अगले वीडियो में। यहाँ हमारा एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। उसके बाद हम पांचवा हो गया मेंबरशिप फीस, यानी कि सदस्यता शुल्क, सदस्यता शुल्क। इसमें हम लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि आजीवन सदस्यता शुल्क भी आता है। यानी कि इसी में लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगा, आजीवन सदस्यता शुल्क, इसको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। और नंबर 7 में आ सकता है, जो पहली चीज़ है इसमें हम जो है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स भी लिख सकता है कि पुराने एसेट्स को बेचा गया। एसेट्स हो गया। इसमें और भी होते जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, सेल कर रहे हैं। इसमें हम जो है खेल सामग्रियों का विक्रय कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, सेल ऑफ स्पोर्ट्स। इक्विपमेंट्स इसका मतलब हो गया सामग्री, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, 10वां नंबर में लिख सकता हूँ। इसमें खर्चे भी कुछ होते हैं और इसमें कुछ फंड वंड भी होते हैं, इसमें ग्रांट भी मिलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ठीक है, सरकारी अनुदान। यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट। इसी तरह से इसमें बहुत से हैं। इसमें सेल ऑफ प्रेडिकल्स यानी पक्षिकों का विक्रय हो गया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 10 लिखे हैं कि कुछ मुख्य स्रोत में, जिसमें मैंने पहला लिखा है चंदा। चंदा क्या होता है, दान क्या होता है, वसीयत, प्रवेश शुल्क, इन सभी के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल में इन सभी के बारे में बताऊंगा। और इनका लेखा कहाँ किया जाएगा, मेंबरशिप फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, सेल ऑफ एसेट्स हो गया, ठीक है। इसमें एक आध होते हैं ऐसे, कई प्रकार के होते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में समझेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और सरकारी अनुदान यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ठीक है। इस तरह से हम जो है सीखेंगे इसमें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे इन सभी जो हमारे स्पोर्ट्स से कुछ आय के कुछ मुख्य स्रोत जो है, स्पेशल आइटम जो भी कह सकते हैं इनको हम, इनके बारे में जो है हम अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका लेखा कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।